हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ इंक्लूडिंग ओल्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह जो वीडियो है मेनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए है और इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो या उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो आपको हमारे प्लेलिस्ट पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है डॉप्शन। ओजोन की बात करें तो ओजोन, जिसका फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर एक बनने वाली गैस है जो वायुमंडल पर बहुत ही कम मात्रा पर पाई जाती है, लगभग 0.02%। समुद्र तट से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता सर्वाधिक होती है और यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। तो फ्रेंड, जो ओजोन लेयर होती है वो हमेशा समताप मंडल पर होती है। नेक्स्ट है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है वो है बायोनिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मशीनी जगत का प्रयोग जैविक जगत में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करने एवं उसका उपयोग करने फ्रेंड्स, इंजीनियरी तंत्रों की डिजाइन करना बायोनिकी या बायोनिक्स कहलाता है। तो आपको यहाँ पर बायोनिक्स के बारे में पता चल गया कि प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी भी प्रणालियां हैं, जैव वैज्ञानिक विधियां हैं, उनका अध्ययन करके हम कैसे डिजाइन करके इंजीनियरिंग माध्यम से उसको यूज कर सकते हैं, वो सभी क्रियाएं बायोनिक्स के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? 4 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, जो पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वो मृदा में नहीं उगाए जाते। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह जल को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें पौधे जो होते हैं भूमि पर नहीं उगाए जाते। यदि हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो आया था वो था नील हरित शैवाल। जब पृथ्वी आग का गोला थी, जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसके बाद पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल आए जो प्रोकैरियोटिक सेल था। इसकी कई प्रजातियां होती जिनका उपयोग हम उर्वरक के रूप में अपने खेतों पे करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? 4 ऑप्शन है। तो निम्न में से एक मछली है वो है कैटफिश। आप देख रहे होंगे बाकी में फिश जरूर लिखा है पर वो फिश नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से कैटफिश होती है। कैटफिश एक वास्तविक मछली है। रजत मीन की बात करें तो यह एक छोटा पंखहीन कीट होता है और क्रेफिश क्या होती है? एक कड़ी खोल वाला जानवर होता है। वहीं अगर हम जेलीफिश की बात करें तो ये कशेरुकी जंतु नहीं होते, इनमें हड्डियां नहीं होती और ना ही ये मछली की श्रेणी में ही आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आंसर के साथ साथ ऑप्शन को भी देख लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो इसमें सही आंसर है चमगादड़ जो होता है पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये उड़ जरूर सकता है। तो आप देख सकते हैं चमगादड़ किस प्रकार से पेड़ पर लटके होते हैं। ये एक जाल के समान दिखते हैं, जैसे घर पे झाला लग जाता है उस प्रकार से ये दिखते हैं। तो चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से एक निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। नेक्स्ट है, नीलगाय निम्न में से किस कुल में आती है? तो नीलगाय किस कुल में आती है? वो आती है हिरण कुल में। आप देख सकते हैं जो इसका ये जो दिखती है पूरी हिरण की तरह दिखती है, बस इसमें सींग नहीं होते। तो भारत में पाई जाने वाली नीलगाय सबसे विशालतम प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, क्योंकि यह जो हिरण है
वो मृग के अंदर मृग ही कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें सींग पाए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। लेकिन नीलगाय जो है वो हिरण के समान ही दिखती है, बस इसमें सींग एक बार आते हैं, गिर जाते हैं, फिर इनमें वापस से सींग नहीं आते। नेक्स्ट है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है। 4 ऑप्शन है, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अंतरंग, जूल। तो इसकी जो इकाई नहीं है फ्रेंड्स वो है सेंटीग्रेड, बाकी तीनों इसकी इकाइयां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, जबकि जो सेंटीग्रेड है वो तापमान की इकाई है। इसको याद रखिएगा। कैलोरी, अंतरंग या जूल तीनों ऊष्मा की इकाई है, और ऊष्मा जो होता है ऊर्जा का ही एक रूप है। नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार का उपयोग किसमें किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। नौ संचालकों द्वारा रास्ता, समुद्रों पर रास्ता पता लगाने के लिए भी किया जाता है, या फिर समुद्र के नीचे जो भी वस्तु है, जो भी पनडुब्बियां होती, उनका भी पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। तो सोनार का यूज मेनली नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई कोई भी वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की परासर्व तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है, जिसके माध्यम से उस चीज को पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे शरीर पर जितने भी रोगाणु होते हैं, यानी रोगों को उत्पन्न करने वाले अणु होते हैं, उन सभी को डब्ल्यूबीसी नष्ट कर देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट्स इसका साइंटिफिक नेम है। शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की एक कोशिकाएं हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, इसीलिए इसे शरीर का सिपाही या शरीर का पुलिस भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं अपने स्तर से कम बनना लुमेकिया नामक बीमारी हो जाती है। यदि डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो उसमें भी एक बीमारी होती जिसका नाम है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है फ्रेंड्स वो है केवल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र है CO2। यह एक रंगहीन व गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। जिस प्रकार से हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से पेड़ पौधों के लिए CO2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है। धरती के वायुमंडल में यह गैस आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। फाउंटेन पेन का आविष्कार लोइस, इनका पूरा नाम है, लेविस वाटरमैन ने किया था। 1884 में USA में किया था। इस प्रकार से कुछ फाउंटेन पेन दिखता है, आप सभी लोग इमेजेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन या दूरी। तो इनमें से सदिश राशि कौन सी है फ्रेंड्स? वो है विस्थापन। देखिए यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यदि आप सभी को आंसर पता हो तो आप सभी लोग आंसर को कमेंट बॉक्स में भी दिया करें। तो इसकी जो सदिश राशि है जिनमें में से वो है विस्थापन। विस्थापन की बात करें, यदि हम सदिश राशि की बात करें तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों निहित हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशियों के उदाहरण यहाँ पर और भी हैं, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। और यदि हम बात करें अदिश राशियों की, तो जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय। इसमें क्या है? परिमाण तो है पर दिशा नहीं है, इसीलिए इन्हें अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, हमेशा एग्जामिनर घुमा फिराकर भी पूछता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग दिखता है प्रकीर्णन के कारण। यदि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक दूरी तक तय करती हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है।
चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः हमें सूर्य का जो रंग होता है वो लाल दिखता है। आप देख सकते हैं जो सूर्य का सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो किस प्रकार से सूर्य का रंग लाल दिखता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में जो सबसे हल्की धातु है वो है फ्रेंड्स लिथियम। लिथियम की बात करें तो यह एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ मानी जाती है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का एक सदस्य है। नेक्स्ट है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यदि पीने के पानी को शुद्ध करना हो तो हम हमेशा क्लोरीन का यूज करते हैं। आपने देखा हो कुएं के पानी में हमेशा कुएं के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है। क्लोरीन भी एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 17 होता है। इसका जो संकेत है Cl है। समान तापमान और दाब पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है। इसका प्रयोग तरल तालों के तालाबों के कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। आप यहाँ पर तालाबों कर लीजिएगा। इसका प्रयोग तालाबों को कीटाणु रहित यानी कि तालाब के पानी को, कुएं के पानी को साफ करने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है फ्रेंड्स? द्रव हाइड्रोजन व द्रव ऑक्सीजन का उपयोग हम नोदक या रॉकेटों पे ईंधन के रूप में करते हैं। यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की खोज की थी 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यह सबसे हल्का तत्व है। जबकि ऑक्सीजन की बात करें तो यह रंगहीन, स्वादहीन व गंध रहित गैस है। इसकी खोज की थी जे प्रिस्टले और C.W. सेले ने। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी और ऑक्सीजन की खोज की थी जे प्रिस्टले और C.W. सेले ने। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में जंग किसकी वजह से लगता है? तो लोहे में जंग ऑक्सीजन व जल से लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जंग लगता है। लोहे में जंग लगने के लिए लोहे का पानी तथा ऑक्सीजन में संपर्क में आना आवश्यक है। यदि लोहा जो है वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आएगा तो उसमें लोहा नहीं लगेगा। किसी एक अर्थात हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे में जंग नहीं लगता। यदि लोहा केवल पानी के संपर्क में है तो जंग नहीं लगेगा और यदि केवल ऑक्सीजन के संपर्क में है तो जंग नहीं लगेगा। दोनों का होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल को आप सभी बताया, जो भारी जल होता है वो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, ड्यूटेरियम का एक ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला D2O होता है। यदि परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो यह वह युक्ति है जिसके अंतर्गत नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं आरंभ की जाती हैं। इन्हें नियंत्रित करते हुए जारी रखा जाता है। नेक्स्ट है, सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो जो सिलेंडर हमेशा हम घर में यूज करते हैं LPG, वो हमेशा तरल रूप में होती है। LPG में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। रसोई गैस में गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। जो भी हम LPG यूज करते हैं उसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन का यूज किया जाता है ताकि जब भी गैस का रिसाव हो वो हमें पता चल सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 में की थी। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 में की थी। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। यदि हम बात करें नाभिकीय रिएक्टर की तो परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर
वह युक्ति है जिसके अंदर नाभिकीय क्रियाएं श्रृंखलाएं आरंभ की जाती हैं। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता नापने का एक गणितीय पैमाना है। नेक्स्ट है खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो खाना पकाने के क्यों छोड़ा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि काली सतह क्या होती है, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। खाना पकाने की जो बर्तन की तली काला कर देने से वो ऊष्मा का बहुत जल्दी अवशोषण करते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ऊपरी भाग को चमकदार कर देने से बर्तन से बाहर निकलने वाली जो ऊष्मा है वो परिवर्तित हो जाती है, जिस प्रकार से खाना तुरंत या जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विगम्यता के कारण आंखों में पानी हो जाता है। यानी प्याज काटने से आंखों में आंसू आ जाते हैं, किस वजह से, कोशिकाओं में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन होता है, कोशिकाओं में वसा या कोशिकाओं में एमिनो अम्ल। तो फ्रेंड्स कोशिकाओं में होता है सल्फर। मैंने आपको बताया था सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्याज एक रसायन होता है जिसका नाम साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड होता है। यह हमारी आंखों की लेक्टाइमल ग्लैंड्स को उत्तेजित कर देता है, जिससे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंत क्षेपित अम्ल कौन सा है, तो ये है फ्रेंड्स मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसी भी परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं मेनली। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक तो केंद्रक होता है, उसमें 3 अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन तीनों कणों के द्रव्यमान के योग को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो परिवर्तन होता है इसकी आवृत्ति समान बनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवृत्ति का मतलब मैं बता दूं, कोई भी आवृत्त घटना जो बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उस घटना को हम आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रेंड जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी जो आवृत्ति होगी वो समान होगी। नेक्स्ट है पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो पराश्रव तरंगे क्या है, ये इनकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यानी कि ये जो तरंगे होती हैं वो हम यानी मनुष्य नहीं सुन सकते। तो पराश्रव तरंगे अल्ट्रासाउंड शब्द ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वो मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारण मानव श्रवण शक्ति का जो परास होता है 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है यंत्र। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। बैरोमीटर कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप इमेजेस भी देख सकते हैं। तो वायुमंडल का दाब मुख्यतः बैरोमीटर या वायु दाब मापी यंत्र से मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा, पारा का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ही वॉन गैलिस्टा टोरिसेली नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैरोमीटर का खोज की यानी उसका आविष्कार किया। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई है, उसके ऊपर की हवा के वजन द्वारा लाया गया बल। यानी कि वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल यानी वायुमंडल दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन के द्वारा लगाया गया बल है। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। तो कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, आप इमेज पे देख सकते हैं। तो जंतु कोशिका की कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को
हम लाइसोसोम कहते हैं। ये अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करते हैं। लाइसोसोम की खोज की बात करें तो डी डुबे ने की थी 1955 में, और ये गोलाकार होते हैं। इनका जो व्यास होता है 1.4 म्यू से 0.8 म्यू तक होता है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार धातु से बनी होती है जिसका क्या प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो या गलनांक ज़्यादा हो। तो घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार धातु से बनी होती जिसका गलनांक होता है कम, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। जब कोई ठोस एक निश्चित तापमान पर ठोस से द्रव अवस्था ग्रहण करता है तो वो तापमान उस ठोस को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। गलनांक की परिभाषा जाने, जब कोई ठोस एक निश्चित तापमान पर ठोस से द्रव अवस्था ग्रहण करता है तो वह तापमान उस ठोस का गलनांक कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक का तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंचता है। नेक्स्ट है, एटम बम के सिद्धांत का आधार निम्न में से क्या है। तो एटम बम के जो सिद्धांत है वो है फ्रेंड्स नाभिकीय विखंडन। ऑटो हान ने एटम बम की खोज की और नाभिक विखंडन सिद्धांत दिया। जब यूरेनियम को मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, यानी कि यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है और बहुत सी ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है एडोब हार्डवेयर। एडोब सिस्टम कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। एडोब की बात करें, ये हार्डवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। तो एडोब जो है फ्रेंड्स वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ना कि हार्डवेयर। नेक्स्ट है, खनिज क्या है। तो खनिज निम्न में से क्या है। खनिज एक अकार्बनिक ठोस है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक अकार्बनिक ठोस है। खनिज की संरचना रवाकृत होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक प्रकार के अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट है, लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है। तो लेजर बीम का जो उपयोग होता है वो आँख के चिकित्सा में होता है। इसके अलावा और भी जगह होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील शल्य चिकित्सा जैसे कॉर्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। इसके अलावा किडनी का जो स्टोन होता है, ट्यूमर और मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी लेजर बीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किसमें किया जाता है। तो वाटर जेट तकनीकी का उपयोग फ्रेंड्स खदानों के वेधन में किया जाता है। वाटर जेट प्रणाली पतली पाइप के द्वारा पानी की धार को तेज गति से छोड़ा जाता है जिसका अनुप्रयोग खदान उद्योग से लेकर एक मानकी तक में किया जाता है। यानी कि वाटर जेट प्रणाली के माध्यम से पानी की धारा को पतला करके इतना तेज किया जा सकता है कि वो किसी पत्थर को भी काट सकती है। इसीलिए इसका उपयोग मेनली खदानों के उद्योग में किया जाता है। यह तकनीकी उद्योगों में काटने, आकार देने तथा वेधन कार्य के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है, अग्निशामक में कौन सी गैस आती है। तो अग्निशामक में जो गैस आती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज में ली जाती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आग उत्पन्न नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके आग को बुझाया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का यंत्र होता है, इसे चलाना सबको आना चाहिए। आग बुझाने वाले जो संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है पायरेथ्रम। यानी कि कौन सा मच्छर है जो प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पायरेथ्रम किया जाता है, जो कि इस प्रकार का दिखता है। यदि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पायरेथ्रम एक प्रकार का प्राकृतिक कीटनाशक है।
यह मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का मापन कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इससे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि से कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो पृथ्वी की आयु मापने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों के विच्छेदन कर सकता है? कांचों में से कौन सा एक कांच परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? वो है क्रुक्स कांच। सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातु को मिलाकर हम क्रुक्स कांच का निर्माण करते हैं। क्रुक्स कांच क्या है? परावैंगनी किरणों को अवशोषण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। परावैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती, इसीलिए धूप के चश्मों पर भी क्रुक्स कांच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे यशत पुष्प कहा जाता है? तो यशत पुष्प कहा जाता है जिंक ऑक्साइड का, क्योंकि यह प्योर वाइट कलर में होता है। फ्रेंड्स, जिंक ऑक्साइड को हम यशत पुष्प के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का सफेद पाउडर होता है जिसका उपयोग हम सौंदर्य प्रसाधन, स्याही, मलम आदि के निर्माण के करते हैं। नेक्स्ट है, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है? तो मूत्रालयों के पास जो नाक में चुभने वाली गंध होती है वो अमोनिया होती है। इस प्रकार की गंध का मुख्य कारण अमोनिया होता है। इसके मुख्य संघटन है, इसमें 95% जल होता है। सोडियम की मात्रा 0.4% होती, अमोनिया इसमें लगभग 0.05% होता है और फास्फेट होता है 0.6, यूरिया 2%, शेष जो होते हैं वो क्रिएटिन, सल्फेट, यूरोबिलिनोजेन और कास्टम, इस प्रकार के प्रमुख संगठन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध की नागरिकों के कारण होती है, यानी कि मृत मछलियों से निकलने वाली दुर्गंध नागरिकों के लिए समस्या का कारण होती है। तो वो गैस कौन सी है? तो वो गैस है फ्रेंड्स अमीनो यौगिक, जिसके कारण मृत मछली से ये निकलते हैं। यदि हम बात करें अमीनो यौगिक की, तो ट्राईमिथाइल अमीन एक तृतीयक अमीन है जो संरचनात्मक रूप से अमीनो यौगिक है, जिसमें अमोनिया का प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एक मेथिल समूह से प्रतिस्थापित होता है। अतः मछलियों से निकलने वाली जो दुर्गंध अमीनो यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है, मीथेन, जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित निम्न में से कौन सा है? मीथेन क्या है जिसके कारण वायुमंडल में उपस्थित है? वह कौन सा कारक, कौन सा भाग है? तो मीथेन जो उपस्थित है वो बृहस्पति पर उपस्थित है। यदि हम बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो इसमें लगभग 98% हाइड्रोजन, 10% हीलियम, 0.7% मीथेन और अल्प मात्रा में इसमें अमोनिया, सल्फर और जलवाष्प भी मौजूद हैं। सर्वप्रथम नासा ने गोडार्ड अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के एक दल ने सन 2003 में मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड। जब भी क्या करते हैं सिल्वर आयोडाइड का, ये यहाँ पर आसमान पर जाकर इसका छिड़काव करते हैं, जिससे कृत्रिम बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। आप यहाँ पर इमेजेस पे भी देख सकते हैं। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड और सूक्ष्म बर्फ जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी होती है, जिसका छिड़काव आसमान में किया जाता है और कृत्रिम बादल के माध्यम से वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, यानी कि मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
तो इसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, यानी कि वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अदम्य साहस दिखाएगा तो उसको अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसमें लगभग 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होगी? तो इसका सही आंसर उपर्युक्त दोनों, यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाना और सीमेंट उद्योग, यानी इन दोनों के माध्यम से उस देश की कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन आधार होगा। यदि हम CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योगों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो PDF है आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। Thanks for watching this video.